हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज मैं बात करूंगी सब टेनेंसी या सब लेट जो कर लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों को सवाल आया था कमेंट सेक्शन में कि सब लेट्स के बारे में भी आप बताइएगा। तो आज उसी टॉपिक को लेकर मैं आई हुई हूँ। एंड अच्छा लगता है जब सजेशन दिया जाता है, क्योंकि जब सजेशन दिया जाता है तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे व्यूवर्स क्या देखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी कि आपसे जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो होगा, इन दिनों में मैं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो लॉयर्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगी और कोई कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँगी और उन कॉन्सेप्ट क्लियर करने का वो वीडियो होगा। तो जो भी लॉ स्टूडेंट्स देखते हैं मेरे वीडियोस को या फिर जो लॉयर्स मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किन चीज़ों पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। मुझे थोड़ा सा हेल्प इसमें हो जाता है कि क्या किस तरह के कॉन्सेप्ट लोग जानना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं वैकेशन से मैं भी आई चुकी हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये सब लेटिंग के बारे में, जैसा मैंने बोला। साथ ही में मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी तरह का फॉर्मेट चाहिए, जो लॉ स्टूडेंट्स या लॉयर्स है, कोई भी तरह का फॉर्मेट चाहिए, तो मेरे जो वेबसाइट है फिनिक्स बे लीगल, वहाँ से जाके आप वो फॉर्मेट्स ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारे के सारे जितने भी है उसमें ऑलमोस्ट 400 से ऊपर का हमारे पास में फॉर्मेट्स है, वो सब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है जो भी हमारे कोर्सेस आता है उस पर। तो ये एक बार साथ ही साथ में अगर किसी को मेरे लीगल कंसल्टेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम आज के वीडियो पे। बहुत सारा अनाउंसमेंट हो गया। तो देखिए, जो सब टेनेंसी की अगर हम बात करते हैं या टेनेंसी की बात करते हैं, तो ये पहले में ये समझना जरूरी होता है कि कौन कौन से लॉ से ये गवर्न होता है। तो सबसे पहला जो लॉ होता है, बिकॉज एक एग्रीमेंट होता है या फिर डीड होता है, तो कोई भी डीड या एग्रीमेंट जो भी होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक चीज़ आ जाता है। जो दूसरा लॉ जो होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मामला हो जाता है, हैंड ओवर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात हो जाती है फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इसमें एक रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट, अगर 11 महीने से ऊपर का होता है, कोई भी लीज डीड हुआ होता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आ जाता है। सो देयरफॉर 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट को या कोई भी लीज एग्रीमेंट को अगर हम बात करें, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और अपना रजिस्ट्रेशन एक्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है ऑफर, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस और तीसरा होता है पैसा। ये 3 चीज़ अगर होता है तभी जाके आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो लीज, खासकर जो लीज की हम बात करते हैं या सब टेनेंसी की बात करते हैं या इवन टेनेंसी की जो बात करती है, ये सेक्शन 105 जो होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इसे ये गवर्न होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसमें राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है जो अपना सेक्शन 105 को गवर्न करता है। अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें, तो अगर आपने लीज डीड 11 महीने से के ऊपर का कराया है या फिर रेंट एग्रीमेंट आप अपना 11 महीने से ऊपर करवा रहे हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है और उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो आज का जो जजमेंट जो मैं बताने वाली हूँ, ये उस पर आता है कि क्या हम सबलेट कर सकते हैं, क्या सबलेट गैर कानूनी है या कानूनी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला है। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सबलेट, क्या हम सबलेट कर सकते हैं। एक आम धारणा लोगों की होती है कि नहीं, सबलेट तो इलीगल होता है। क्या वो इलीगल होता है? द आंसर लाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे मेन चीज क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, राइट। अगर मैंने ऑफर किया है उसमें कि ये मेरे प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी को आप इसमें रख सकते हो, उसमें रह सकते हो, रहने के लिए दिया है मैंने वो प्रॉपर्टी। साथ ही साथ में मैंने उसमें एक क्लॉज ये भी डाल दिया है कि आप इसको सबलेट नहीं कर सकते हो। बहुत स्पेसिफिक क्लॉज मैंने डाला है, तो सबलेटिंग नहीं हो सकती। अगर आपने उसको सबलेटिंग किया, किसी और को दिया, तो वो आपका गैर कानूनी हो गया, वो आपका इलीगल हो गया। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें मैं मकान मालिक को मैंने उसमें डाल दिया कि यस यू कैन सबलेट ऑल्सो। इन दैट वे ये मेरा ऑफर था, उसको किराएदार ने एक्सेप्ट किया और वो सबलेट कर सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट में परमिशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। स्पेसिफिक परमिशन इसमें चाहिए होता है, अजम्पशन नहीं चलता है, ठीक है। वाई? बिकॉज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज हैपनिंग, लाइक फ्रॉम वन हैंड द प्रॉपर्टी गोज टू द अनदर हैंड। सो देयर हैज टू बी क्लियर कट परमिशन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। कोई इम्प्लाइड या अजम्पशन या प्रिजम्पशन की बात
नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है तो आप कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया है तो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक सवाल निकल कर आता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साइलेंट हो जाता है, दैट देयरफॉर यहाँ पे मैं ऑब्वियसली अपना फिनिक्स बी लीगल का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट जरूर करना चाहूँगी कि हमारा जो हम कॉन्ट्रैक्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे जो भी फॉर्मेट्स है बहुत ही लीगली टेनेबल हम बनाते हैं और सारे जो कंप्लायंस उसको डाल के हम बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो या निकाल सकते हो उस क्लॉज को। तो देखिए क्लॉज स्पेसिफिकली होना ज़रूरी है। जहाँ पे एकदम साइलेंट है, ना सबलेटिंग देने के बारे में बोला गया या ना लेने के बारे में बोलेगा, तो वहाँ पे प्रिजम्पशन हम क्या लेंगे, किस बात का प्रिजम्पशन लेंगे। देखिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो रही है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर पर्सन्स हैंड, तो यहाँ पर क्लियर कट लिखित में होना चाहिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं लिखा है उस जगह पे ये माना जाएगा कि परमिशन नहीं दिया गया है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि क्या नहीं लिखा है उस जगह पे क्या प्रिजम्पशन करना चाहिए, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाता है। यहाँ पे लॉ का इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है। अगर लॉ के इंटरप्रिटेशन को आप देखो, ये मेरा अपना व्यू है इसमें, अगर इंटरप्रिटेशन को देखो तो लॉ बहुत क्लियरली बोलता है कि देयर हैज़ टू बी क्लियर कट रिटर्न होना हो में ही तभी आप सबलेट कर सकते हो। चलिए आज का जो हम केस लॉस की बात करेंगे, 2020 का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यहाँ पे वो सबलेट के बारे में ही बोला गया। और ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला था कि परमिशन क्या, इसी बात को डिफाइन किया गया है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो चलिए आते हैं हम इस जजमेंट पे। इसका कॉस्ट टाइटल है, कॉस्ट टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि मैंने देखा बहुत जन कॉस्ट टाइटल मांगते हैं, वो यूजुअली मेरे हर एक वीडियो के जो सेकंड जो होता है उस पर लिखा ही रहता है, लेकिन आपसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक भी डाल दूंगी और पूरा डिटेल भी डाल दूंगी अगर आप जजमेंट पढ़ना भी चाहते हैं तो पार्टी का नाम है ए महालक्ष्मी वर्सेस बाला वेंकटरमन। सिविल अपील नंबर है इसका 9443 ऑफ 2019। इसका ऑर्डर जो आया था 7 जनवरी 2020 को आया था। 2 जजेस का बेंच का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, अशोक भूषण जी और जस्टिस एम.आर. शाह का। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह का ये जजमेंट है। तो ये इसका कॉस्ट टाइटल है। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। देखिए इसका जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, ये जो टेनेंसी की जो लॉज होती है वो स्टेट स्पेसिफिक भी होती है। हर एक, जैसे अगर दिल्ली का हमने फाइल किया तो दिल्ली का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके हिसाब से हमें फाइल करना पड़ता है अगर मैं एविक्शन का फाइल कर रही हूँ। ठीक है, तो हर एक स्टेट का अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ होता है। तो इसका जो फैक्ट्स ये होता है कि एक लेडी होती है, वो एक को जो प्रॉपर्टी है वो दी होती है किराए पे। थोड़े दिन के बाद जो जाके देखती है, वो शॉप होता है बेसिकली, जाके देखती है तो शॉप का पूरा नाम वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। तो वो उनको बोलती है, उनको नोटिस देती है कि आप खाली करो मेरे जगह को। उसको पता चल जाता है कि कुछ हुआ है, मतलब पूरा नाम ही चेंज हो गया है, जिसको उन्होंने दिया तो उनका नाम नहीं होगा, किसी और जन का नाम है। तो वो बोले कि जो भी आपने एडवांस वगैरह लिया था वो एडवांस से आपका जो एरियर ऑफ रेंट हो गया है वो मैं काट कर आप एडवांस लो और खाली करो। ये वो नोटिस उनको देखती है। तो जो बंदा था वो नोटिस रिसीव भी नहीं करता, तो उसके बाद वो एविक्शन के लिए कोर्ट में चले जाती है। जब एविक्शन के लिए जब कोर्ट पर चले जाती है तब वो बंदा बताता है कि वो जो प्रॉपर्टी जो है वो अभी उसके कब्जे में नहीं, उसके पार्टनर के कब्जे में है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि क्या मैंने अगर एक पार्टनर को प्रॉपर्टी दिया तो क्या पोजीशन दूसरे पार्टनर रख सकता है, ये भी क्वेश्चन इसमें आया था यहाँ पे। तो वो लेडी बोलती मैंने तो आपको किराए में दिया था, मैंने आपको सबलेट करने का कहीं पे भी परमिशन नहीं दिया था। तो ये मामला नीचे कोर्ट से लेकर, मतलब नीचे कभी बोले से रेंट कंट्रोल एक्ट के ट्राइब्यूनल से लेकर ये बात हाई कोर्ट तक आती है। एविक्शन का कभी उसको मिलता है, कभी वो हट जाता है, फाइनली ये बात आपका सुप्रीम कोर्ट में आता है ये लेकर कि सबलेट जो हुआ है पार्टनर को भी हुआ है या किसी को भी हुआ है वो क्या सही है क्या नहीं है करके। तो जो जजमेंट है इसका हम पैराग्राफ वगैरह 8 में आ जाते हैं, यहीं से जो मेन बात स्टार्ट होती है। तो मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट है जजमेंट का जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पैरा 8, सबलेटिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन एक्सक्लूसिव राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी। सबलेटिंग का मतलब ये है कि आपने अपना राइट एक थर्ड पार्टी को दे दिया है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए। टू कॉन्स्टिट्यूट है सबलेटिंग देयर मस्ट बी ए पार्टिंग ऑफ लीगल पोसेशन। किसी को अगर आप सबलेटिंग कर रहे हो तो अपना पोसेशन आपको उनको देना होगा, राइट। पोसेशन विद द राइट टू इंक्लूड एंड ऑल्सो द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। ये जो पोसेशन जो दिया जाता है जिसमें आप किसी को राइट दे रहे हो कि ये आप इस प्रॉपर्टी को आप एंजॉय कर सकते हो और किसी का राइट को आप हटा रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते हो, जब हम सबलेटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, subletting assignees or otherwise parting with the possession of the whole or any part of the tenancy premises without obtaining the consent in writing of the landlord is not permitted, and if done the same provide a ground for eviction of the tenant by the landlord। यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर आप सब टेनेंट कर देते हो, सब लीज कर देते हो विदाउट गेटिंग द रिटर्न परमिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, तो वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है आपको
खाली कराने का। ठीक है, ये पैराग्राफ 8 का यही यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी में जज ने बोल दिया है कि अगर आपने किया है ये काम, सबलेट किया है विदाउट परमिशन, विदाउट रिटन कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका खाली कराने का बहुत और एविक्ट कराने का बहुत अच्छा ग्राउंड बन जाता है। When the eviction is sought on the ground of subletting, the owners to prove subletting is on the landlord. लेकिन अगर लैंडलॉर्ड एविक्शन मांग रहा है तो लैंडलॉर्ड के ऊपर में भोज आ जाता है कि वो कोर्ट पे प्रूव करे कि जो टेनेंट है उसने सबलेट किया है। ही हैज टू लेट द एविडेंस उसको दिखाना पड़ेगा कि इसने सबलेट कर दिया, मैंने तो दिया था बी को, बी ने सी को सबलेट कर दिया, पर ये एविडेंस उसको कोर्ट पे दिखाना पड़ेगा, तभी ऑन दैट ग्राउंड वो आप एविक्शन ले जा सकते हो। ये कहाँ पे लिखा है, इसका कुछ सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट का कोटेशन कोट यहाँ पे किया गया है। As held by this court in the case of Association Hotels India Limited versus SB Sardar Ranjit Singh AR 1968 SC 19933, ये बहुत पुराना जजमेंट है लेकिन ये भी बहुत अच्छा जजमेंट है। If the landlord prima facie shows that the third party is in exclusive possession of the premises let out for valuable consideration, it would then be for the tenant to rebut the evidence। तो यहाँ पे वही बात बताई है कि लैंडलॉर्ड के पास अगर prima facie एविडेंस हो गया है तो फिर जो टेनेंट है उसको बताना है कि नहीं ये झूठ बात है, अगर वो प्रूव कर दे तो फिर आपको खाली करना पड़ेगा। और एक जजमेंट की यहाँ पे बात करी है इन द केस ऑफ GK भटनागर वर्सेस अब्दुल हलीम, ये तो रिसेंट है 2002 9 SCC 516 एंड हेल्पर गिरधर भाई वर्सेस सैयद मोहम्मद मीर साहेब कादरी 1987 3 SSC 538। इसका जो लॉ पॉइंट है, वेयर टेनेंट बिकम्स ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एंड अलाउज द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस इन द प्रीमाइसेस व्हाइल ही हिमसेल्फ रिटेन्स द लीगल पोजीशन देयरऑफ, द एक्ट टू टेनेंट डज नॉट अमाउंट टू सबलेटिंग। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर दी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बी एंड सी पार्टनर्स है। ठीक है, बी ने ए से एग्रीमेंट कराया, यहाँ पे भी क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या बी ने एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी से उसको लिया है या बी ने एज ए पार्टनरशिप का जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके हिसाब से लिया, पार्टनरशिप फर्म के लिए लिया है। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर पार्टनरशिप के लिए खाली बी लेता है लेकिन उसने लिया है तो है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो सी भी उसमें रह सकता है, वहाँ पे सबलेटिंग की बात आती नहीं है बिकॉज दे बोथ आर दी पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट हेल्ड दैट द हाउएवर इंक्लूडिंग द पार्टनर इन दिस बिजनेस प्रोफेशन बाय द टेनेंट इज परमिटेड सो लॉन्ग एज द पार्टनरशिप इज जेन्युइन। ऑब्वियसली द पार्टनरशिप फर्म आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट द पर्पस ऑफ सच पार्टनरशिप इज सस्टेनेबल इन कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन इन अ पार्टनरशिप, बट द रियल पर्पस ऑफ इन सबलेटिंग सच प्रीमाइसेस टू सच अदर पर्सन हु इज इंडक्टेड ओस्टिनली एज अ पार्टनर देन द सेम शैल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ सबलेटिंग। अगर आपने पार्टनर वो फर्म जो भी आपने लिया है जगह अपना पार्टनरशिप फर्म के काम के लिए लिया है तो वो समझ में आता है कि ठीक है वो आपका सबलेटिंग की कैटेगरीज में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो आपने लिया और आपने उसको किसी और को दे दिया, पार्टनरशिप फर्म ने लिया किराए के लिए और उसको आपने सबलेट कर दिया किसी और को कुछ और काम के लिए, तब वो सबलेटिंग के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, मतलब बी एंड सी, अगर बी नहीं रह रहा और सी रह रहा है पार्टनरशिप काम के लिए रह रहा है तो वो आपका सबलेटिंग कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लेकिन बी एंड सी ने मिलकर उठा के सीधा किसी एफ को दे दिया किसी और पर्पस के लिए तो वो सबलेटिंग के कैटेगरी में आ जाता है। ऑलराइट, तो ये पैरा 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट रहता है आपके लैंडलॉर्ड टेनेंट को लेकर, वो है आपका सलीना कोयलो पेरेरा वर्सेस उल्हास महाबलेश्वर खोलकर 2010 का है 1 SCC 217 में द कोर्ट समराइज द लीगल पोजीशन ऑन सबलेटिंग। यहाँ पे सबलेटिंग का जो लीगल पोजीशन है वो बताया गया है, क्या चीज़ आपको प्रूव करना होगा कोर्ट में। इन ऑर्डर टू प्रूव मिसचीफ of subletting as a ground for eviction under rent control laws, 2 ingredients have to be established। मतलब कोर्ट ने बोला है कि अगर सबलेटिंग के ग्राउंड पर eviction मांगते हो तो आपको 2 चीज कोर्ट में केस में आपको प्रूव करना होगा। नंबर 1, पार्टिंग विद पोजीशन ऑफ टेनेंसी, a part of it by tenant in favor of a third party with exclusive right of possession। सबसे पहला आपने जिसको दिया टेनेंसी में बी को दिया, ठीक है, ए लैंडलॉर्ड है, बी टेनेंट है, बी ने पूरा रूम का कब्जा सी को दे दिया, मतलब पार्टिंग ऑफ पोजीशन हो गया। ये एक चीज होना चाहिए कि बी के कब्जे में ही नहीं है वो जगह, वो सी के कब्जे में। दूसरा, दैट सच पार्टिंग ऑफ पोजीशन हैज बीन डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। जो बी ने वो रूम का कब्जा जो सी को दिया है इसके बारे में ए को कोई नॉलेज नहीं था, ए के परमिशन के बिना हुआ है। तो ये 2 चीज होना बहुत ही जरूरी है। इंडक्टिंग ए पार्टनर और पार्टनर्स इन द बिजनेस और प्रोफेशन बाय टेनेंट बाय इटसेल्फ डज नॉट अमाउंट टू सबलेटिंग। यहाँ पे अगेन वो पार्टनरशिप की बात बोलेगी कि एज ए पार्टनरशिप अपने बी ले लिया, सी आया हो वही फर्म का काम करने के लिए, तो वो सबलेटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा।
The existence of deed or partnership between tenant and alleged subtenant or ostensible transaction in any other form would not preclude the landlord from bringing and record material circumstances by adducing evidence or by means of cross-examination, making or the case of subletting or parting with possession in tenancy premises by the tenant in favor of a third person. अगर पार्टनरशिप के बेसिस में जो हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस में हुआ है, ए ने बी को दिया है, बी एंड सी आर द पार्टनर्स और वैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए उन्होंने लिया है, तो उस टाइप का केस अगर आप कोर्ट पे लाते हो तो वहाँ पे सबलेटिंग नहीं होगा. एविडेंस भी आप ला रहे हो, ये बोलते कि मैंने तो बी के साथ एग्रीमेंट किया था, बी ने सी को कैसे ला दिया. बी अगर ये बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरा पार्टनर है और मैंने ये जो रूम लिया था, एक दुकान लिया था, ये से बोल के लिया था कि हम पार्टनर्स में काम करते हो, सी है उसमें, तो वो चीज़ आपका सबलेटिंग के कैटेगरी में नहीं आ सकता है. Initial burden of providing subletting is on the landlord, but once he is able to establish that a third party is in exclusive possession of the premises and that tenant has no legal possession of the tenanted premises, the ownership to tenant to prove the nature of occupation of such third party and that he tenant continues to hold legal possession in tenancy premises. शुरू में जो ओनर्स रहता है वो लैंडलॉर्ड के ऊपर में कि उसको दिखाना है कोर्ट को कि मैंने तो दिया था बी को, अब बी ने उठा के इसको दे दिया है सी को, पोजेशन बी के पास है भी नहीं, सी के पास है, इसने सबलेटिंग कर दिया. और जैसे ही लैंडलॉर्ड ने ये चीज़ कोर्ट में प्रूफ कर दिया, तब वो ओनर शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर में, बी के ऊपर में हो जाता है कि बी अब प्रूफ करके बताए कि ये आपने जो सबलेटिंग जो किया था वो आपका पार्टनर था, आपने एज ए पार्टनरशिप उसके साथ में किया है, या कैसे आपने उसको दिया है, या आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो भी एविडेंस होता है उसके थ्रू आपको प्रूफ करना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद मेरे फ़ोन भी ये टाइम में बच जाता है. इन अदर वर्ड्स, इंश्योर बर्डन लाइंग ऑन लैंडलॉर्ड वुड स्टैंड डिस्चार्ज बाय एड्यूसिंग प्राइमरी फेसी प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट अ पार्टी अदर देन टेनेंट वाज इन एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द प्राइसेस. A presumption of subletting may then be raised and would amount to proof unless rebutted. In other words, insured burden lying on landlord would stand discharge. तो जैसे ही ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बी के ऊपर में शिफ्ट हो जाता है, तब ये पूरा का पूरा वो जिसके ऊपर में केस किया गया उसको कोर्ट में प्रूव करने की बात आ जाती है. तो ये जो जजमेंट है मुझे लग रहा है बहुत अच्छा जजमेंट है. सब टेनेंट को, सब लीज को लेकर बहुत सारे जो डाउट्स होता है उसको भी ये क्लियर करता है. तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.